सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, पीडीएम जो कि पीपल्स पार्टी 9 जमातें एक तरफ, पीपल्स पार्टी एक तरफ, पहले हुआ लॉन्ग मार्च मुलतवी और अब पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो अपना अपोजिशन लीडर लाएंगे। और जो कि आप जानते हैं 21 सीटें हैं सेनेट में पीपल्स पार्टी की, और एएनपी और बीएनपी मिंगल ने भी उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया, तो 25 वोट हो गए हैं पीपल्स पार्टी के। जैसे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में ये तय हुआ था कि चेयरमैन सेनेट होगा पीपल्स पार्टी का, तो फिर अपोजिशन लीडर सेनेट का होगा नून लीग का, और आजम तारड़ का नाम भी सामने आ गया था। लेकिन इस पर है शदीद तहफ़्फ़ुज़ात आसिफ अली जरदारी को, और उनका ये कहना है कि जो आजम तारड़ साहब हैं वो बीबी बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों के वकील रहे हैं। नाम पर एतराज़ है या फिर मामला कुछ और है? क्या बातचीत नहीं हो रही या बातचीत करना नहीं चाहते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, और ज़ाहिर अंदरूनी कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं बोल पर कि क्या मामला थे, किस तरह वो जो पैगाम था मियाँ साहब का वो लीक हुआ, फिर उस पर जो तकरीर आसिफ अली जरदारी की थी, कहा जा रहा है कि वो रिएक्शन था। अब आगे क्या होगा, पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है? गो कि अभी सोचने के लिए पीपल्स पार्टी ने वक्त तो मांग लिया है, लेकिन खबर ये है कि अब ये पीपल्स पार्टी तय कर चुकी है कि जी हमारा ही अपोजिशन लीडर होगा और इस्तीफे तो हम नहीं देंगे। और फिर पीपल्स पार्टी इस्तीफे क्यों दे, वो क्यों अपनी सिंध हुकूमत की कुर्बानी दे? और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बाकी पार्टियां इस्तीफे दे देंगे, पीपल्स पार्टी बिल्कुल अलग हो जाएगी। क्या आगे मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी पीडीएम से अपनी राहें जुदा कर लेगी? इन तमाम सवाल हम आज अपने प्रोग्राम में तलाश करेंगे। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं फैसल अजीज़ खान साहब। फैसल साहब शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद है फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन करें। और तैमूर साहब, मैं आपसे अपनी गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी, क्या सोच रही है पीपल्स पार्टी? पहले आसिफ जरदारी साहब ने अपने शिकवे किए, गिले किए और अपने गुस्से का भी एक तरह से ज़ाहिर किया और ये कहा कि भाई ज़ाहिर दोस्तों पर एतबार नहीं करना चाहिए, और फिर इस्तीफ़ों का मामला भी आप लोगों ने फ़िलहाल मौक़र कर दिया है, सोचने का वक्त मांग लिया। चलें, ये मामला हुआ एक साइड पर, लेकिन ये बात तो तय थी ना कि नून लीग का होगा सेनेट में अपोजिशन लीडर। इस पर क्या हुआ? पीपल्स पार्टी ने क्या बिल्कुल बातचीत नहीं करनी है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से? क्या पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में अलग हो रही है पीडीएम से? मेरे ख्याल से इसमें जितना बात फ्लेयर अप हुई है इतना इशू है नहीं। अच्छा। इतना मसला है नहीं। अच्छा। जहां पर 11 जमातें बैठती हैं तो हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है और देना भी चाहिए। आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब वो खिलाड़ी है जिसने अपनी करने पे आए तो एक वर्दी में बैठे हुए जनरल की पहले वर्दी उतरवाई और फिर उसको प्रेसिडेंसी से ऐसे बाहर निकाला जैसे आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है तालपुर साहब, मैं वापस आती हूँ आपकी जानिब। देखें, एक जरदारी सब पर भारी, ये जुमला हम बहुत दफा सुनते आए हैं, क्या पीडीएम पर ही भारी हो रहे हैं जरदारी साहब? क्या मामला क्या है? लेकिन हुकूमत जितनी खुश है और हुकूमत जितनी रिलैक्स हो गई, क्या हुकूमत को इतना रिलैक्स अभी होना चाहिए? क्योंकि इलेक्शन कमीशन से जो मामला चल रहे हैं अभी हुकूमत के, जिस तरह से हमने पहले भी इस पर बात की कि माजी में हमने कभी ऐसे नहीं देखा कि हुकूमत वक्त ने किसी इदारे के सरबराह से इस तरह इस्तीफ़ा मांगा हो, और अब तो हुकूमत रेफरेंस की भी तैयारी कर रही है। तो हुकूमत करना क्या चाह रही है? असल चैलेंजेस हुकूमत के लिए ज़ाहिर अपोजिशन तो नहीं है, लेकिन दूसरे चैलेंजेस अपनी जगह खड़े हुए हैं। नकवी साहब, हुकूमत क्या सोच रही है? हुकूमत का क्या प्लान है? ज़ाहिर अपोजिशन के मामले को अगर हम हटा भी दें तो इलेक्शन कमीशन वाले मामला हैं, महंगाई के मामला हैं, आवाम को रिलीफ देने के मामला हैं, हुकूमत क्या सोच रही है इन सब चीज़ों के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो सवाल पूछा, तो हम एक सियासी जमात भी हैं और हुकूमत में भी। जो फैसले हमने इलेक्शन कमीशन को करते देखा उसमें बायस नज़र आई, इसलिए कि अपोजिशन का जो कैंडिडेट था जो इलेक्शन की वैलिडिटी को चैलेंज कर रहा था, उसने कहा 375 में से 23 साल के, और उन्होंने पूरा इलेक्शन कॉल कर दिया। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर की ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए इन दी सेनेट इलेक्शन।
वो ट्रेसेबिलिटी अगर बारकोड सिस्टम भी लगाने को चाहते हैं तो कुल जिन वोट के कागजात बैलेट पेपर तैयार करने थे वो 1000 से ज्यादा नहीं थे। अच्छा, ये 2 घंटे का काम है। अच्छा, वो 2 दिन में कर सके। मैं अपने कंप्यूटर पे 1000 बारकोड प्रिंट करके लगा सकता हूँ, ठीक है जी, ट्रेसेबिलिटी आ जाती। उन्होंने कोई कोशिश नहीं की ट्रेसेबिलिटी लाने की। फिर बात सारी ये सॉरी टू इंटरप्ट यू नकवी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू। कंवर दिलशाद साहब से मेरी बात हुई थी, कंवर साहब ने कहा कि ऐसा होता नहीं है, ये पहले से मामला थ्रू प्रॉपर चैनल होते हैं, एक प्रोसेस है, उसमें पहले से ही हो जाते हैं, छप जाते हैं, ये एंड टाइम पर अचानक से हम नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। सॉरी, आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट। 1000 बैलेट पेपर्स अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, अच्छा, और खास तौर पे जबकि ये इशू 3 हफ्ते से चल रहा था। आज सारी डिजाइनिंग जो होती है कंप्यूटर पे होती है, कंप्यूटर पे बना के रख लेते। अच्छा, अगर ट्रेसेबिलिटी देनी होती है, एक बटन दबाने की बात है। आजकल की मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेसेस जो है 1000 बैलेट पेपर तो निकाल देंगी कितनी देर में, 2 मिनट में। चलें, ये एक बात हो गई आपकी, सही है, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि सेनेट का इलेक्शन मुतनाज़ किस तरीके से होता है कि खरीदो फोक की वोट आता है बैलेट के, बाकायदा एक साहबजादे अपने वालिद मोहतरम के लिए कांटेक्ट में होते हैं, लोग बताते हैं कि ये खरीदो फरोख्त हो रही है, और ये पूरा मसला ही खरीदो फरोख्त का था। माजी की वीडियो भी आ गई मार्केट के अंदर। सिंध असेंबली के अंदर खुद आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 लोगों को लेके गए, एक पलट के आ गया, 2 को उन्हीं ने जो ऑफर किए हैं वो फाइनेंस, मैं बता सकता हूं कि क्या क्या चीजें ऑफर की गई थी। तैमूर तालपुर साहब पता होगा, अभी तो 3 लोगों से अभी ये वसूली करने की वापस भी कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं के लोग कहते हैं 6 से डील हुई। अच्छा, 3 तो चले, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे जो 63 लोग थे उसमें से इन्हीं ने, जब हम एनालिसिस करते हैं तो ख्वातीन पे 2 लोगों ने वोट दिया। अच्छा, इनको, उससे कि इनकी वोट ज्यादा हो जाते हैं। टीएलपी भी मिला ले, पीपी मिला ले, हमारे 2 मिला ले, तो उसके बावजूद 2 ने वोट ज्यादा दिए। इलेक्शन कमीशन ना कोई सवाल पूछेगा या ना कुछ पूछेगा, ये बाज़मीर है। और इसमें बेजमीरी जितनी हुई है, जो लेन हुई है, सही, उसमें मेरे ख्याल से कि इस लेन देन से तमाम पार्लियामेंटेरियंस का सर झुक जाता है शर्म से, कि वो किसी भी जमात से हो, सही, कि काऊ माल बन गए, ये गाय बकरी बन गए, कि इनकी बोली लगती है या बोली लगाते हैं। तो मैं कहता हूँ ये बहुत ही शर्मिंदा होने वाली बात थी, और इलेक्शन कमीशन को चले पॉइंट टेकन, लेकिन जाहिर है अभी एक काम हुकूमत ने करना है, वो है इंतखाबी इस्लाहात। उस पर वज़ीर आज़म ने खत भी लिख दिया है स्पीकर को, और ज़ाहिर इस पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन आगे अपोजिशन बात करने को तैयार नहीं है। वो मामला हुकूमत कैसे सर करेगी, और ज़ाहिर है आप लोगों के पास नहीं है। फैसल साहब, अभी जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और ज़ाहिर है इससे पहले भी ये बात कई दफ़ा हो चुकी है, जब एक दफ़ा आपको याद होगा पहले भी शुरू में जरदारी साहब ने मियाँ साहब को कॉल की थी, फ़ोन किया था, इस टेलीफोनिक राब्ते में उन्होंने सबसे पहले यही बात कही थी, आप वतन वापस आएँ अगर आप चाहते हैं कि ये लॉन्ग मार्च कामयाब हो। लेकिन अब मामला इससे भी आगे बढ़ चुके हैं। अब एक तरह से लगता है कि पीडीएम से अपनी राहें जुदा करने की राह पर चल पड़ी है पीपल्स पार्टी। क्या समझते हैं आप, अगर पीपल्स पार्टी एक तरफ हो जाती है, जो बड़ी स्टेक होल्डर जमात है, तो क्या मुस्तकबिल है फिर पीडीएम का? पीडीएम में सबसे वजनी, सबसे ज़्यादा जिसका लेना और देना है, जिसने देना है, सिंध हुकूमत देनी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। 12.5 साल से उसकी सिंध में हुकूमत है। वो इनके कहने पर इस्तीफ़े दे दें, 2.5 साल ये हुकूमत से अपने गवाएं जो उनको मैंडेट मिला हुआ है, और फिर सब जेलों में जाएं। ऑलमोस्ट सबके खिलाफ नैब केसेस हैं, और मियाँ साहब लंदन की हवाएं खाएं, और ये जरदारी साहब 14 साल अपनी जवानी के, जब उनके बच्चे छोटे थे, वो जेल में रह चुके हैं, और बीबी अपने बच्चों को लेकर सेंट्रल जेल में जाती रही। ये सारी तकलीफ भूल जाएं पीडीएम के चक्कर में। और ये एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि क्या जरदारी साहब को मुशर्रफ ने जेल में रखा था, ज़िया ने जेल में रखा था, बाजवा साहब ने जेल में रखा, ये सारे 14 साल जो भी हैं मियाँ साहब ने जेल में रखा था ना। मियाँ साहब ने अज़ियतें पहुंचाई थी, CIA सेंटर सदर में जबान काटी गई जरदारी साहब की। ये सारी चीजें जो बदले की थी, जरदारी साहब ने तो बड़ेपन का मुजाहरा किया, छोड़ दी। अब सियासत जरदारी साहब कह रहे हैं बदले की सियासत ना करें मियाँ साहब, इमरान साहब
के साथ बदले, सियासत के लिए होती है, बदले के लिए नहीं होती। मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, बदला ना लें, इसमें सियासत करें। तो बेसिकली मेरे हिसाब से जरदारी साहब ने पाकिस्तान में जमहूरियत को फरोग के लिए, मजबूती के लिए बहुत बड़ा कदम दिया और नून को उसका चेहरा दिखा दिया है। आपके बच्चे लंदन में, वो यूके नेशनल, आप यहां आ नहीं रहे, हमें आप कह रहे हैं जेलों में चले जाओ। पीपल्स पार्टी नजर आ रही है आपको पीडीएम के साथ मुस्तकबिल में? पीडीएम अनाउंसमेंट रह गई है, पीडीएम के साथ नहीं रहेगी, सेनेट में भी नहीं रहेगी। वो क्यों करेंगे? सबसे ज्यादा वजनी पार्टी वही है। सही बात है। और वो उसका कोई जवाब बनता नहीं है। क्यों कुर्बानी दें अपनी सिंध हुकूमत की? कुर्बानी क्यों दें? दूसरा, उनके खिलाफ बहुत मुकदमात हैं। वो मुकदमात ज्यादातर मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में पीपल्स पार्टी के खिलाफ दर्ज करवाए, जो दोबारा चलने वाले हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अदालतें बनाने का हुक्म दिया और ये हुकूमत 30 अदालतें बना रही है। तो ये गैर फितरी थे दोनों साथ, गैर फितरी हैं, गैर फितरी रहेंगे, कोई रास्ता नहीं। और अब तो जरदारी साहब के बाद बिलावल भी बहुत पीछे, बाकी सब पीछे। कहते हैं ना कि एक जरदारी सब पे भारी, वो उन्होंने साबित किया है और उन्होंने हकायक की बुनियाद पे किया है। शायद ही कोई पाकिस्तान में हो जो कहे कि जरदारी साहब इस वक्त गलत बात कर रहे हैं। चलें, पॉइंट टेकन। मैं ब्रेक ले रही हूँ वातारपुर साहब से, क्योंकि बात नहीं हुई, उनसे यही पूछेंगे गैर फितरी इत्तेहादी था तो फिर ये हुआ ही क्यों? ये ऐसा होना क्या मजबूरी थी, या पीपी की मजबूरी थी, या नून लीग की मजबूरी थी? ये मजबूरियां साथ लेकर चल पाएगी पीपल्स पार्टी इस ब्रेक के बाद? वेलकम बैक टू द शो। और हम बात करें पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से। क्या पीपल्स पार्टी जो थी वो मजबूरियों के तहत ही इस गैर फितरी इत्तेहाद का हिस्सा बनी थी, और क्या वाकई ये इत्तेहाद गैर फितरी था और ये अब ख़त्म होने वाला है? तैमूर तालपुर साहब, आपसे पहले सही से गुफ्तगू हमारी नहीं हो पाई थी, क्या सोच रही है पीपल्स पार्टी, क्या प्लान है आप लोगों का? मैं आपको बता दूं, एक इंप्रेशन बड़ा आ रहा है कि पीडीएम खत्म हो रही है और पीपल्स पार्टी अलग हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा। ना तो पीपल्स पार्टी पीडीएम को छोड़ेगी, ना ही और कोई जमात छोड़ रही है। जब तक हम इमरान नियाजी को हटाने में कामयाब नहीं होते, हम ये पीडीएम तो इस्तीफे देने का फैसला कर लिया है पीपल्स पार्टी ने? देखिए जी, वो एक अलग बात है। वो तो हमारी सीसी का कॉल की है। सीसी में वो तो, क्योंकि पहले भी जब हमारी सीसी मीटिंग हुई थी तो उसमें उन लोगों ने ये कहा था, तो जरूरी थोड़ी है कि इस्तीफे दें। जब हम देख रहे हैं कि इस्तीफे देने के बाद हम ज्यादा कमजोर हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि और तो और ये तो इमरान खान 18 अमेंडमेंट भी चेंज करना चाह रहे हैं। तो तालपुर साहब, ये पीडीएम की 9 जमातें ये बात क्यों नहीं समझ रही जो आप समझाना चाह रहे हैं? हाँ, मेरे ख्याल से समझ जाएंगी। अभी तक आपने देखा है जहाँ जहाँ पर जब इन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का या जरदारी साहब का कहना माना, अभी तक हर चीज में कामयाब होते रहे। मेरे ख्याल से यही सिस्टम चलना चाहिए। तो क्या नून लीग उनका कहना मान लेगी कि मियां साहब वतन वापस आ जाएं? देखिए, ये तो एक सजेशन था जरदारी साहब का। अगर वो समझते हैं कि उनका आने में नुकसान है या उनकी जान को खतरा है तो बिल्कुल वो ना आए। लेकिन इस बात को बहुत माइंड किया मरियम साहिबा ने। देखिए, जब आप एक किसी के साथ बैठे हैं, उनके साथ आप सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से चल रहे हैं, तो फिर जाहिर बात है आप चाहते हैं कि उनको अच्छी एडवाइस दें। मेरे ख्याल से बुरी नहीं लगनी चाहिए थी ये बात मरियम नवाज साहिबा को, और अगर उनको बुरी लगी तो उस पर माफी भी मांगी जरदारी साहब। लेकिन तालपुर साहब, ये क्या मुतालबा कर दिया आपने, ऑपोजिशन लीडर हमारा होगा सेनेट में? ये तो तय नहीं हुआ था कि नून का होगा। देखिए, ये मैं आपको गारंटी दे दूं, अगर इसमें नून लीग ने ये बात मानी तो बिल्कुल ऐसे होगा। अगर उसने नहीं मानी तो हम उनका ही रहने देंगे कैबिनेट। आजम तारड़ साहब, कोई हतमी फैसला हमने नहीं किया है कि हम पीपल्स पार्टी में लाएंगे। अच्छा, वैसे एक बात बताएं ना, मैं चाह रही हूँ आप जरा मुझे बताएं कि दायरा पे कंफ्यूजन तो फैलेगी। आप कह रहे हैं ना इस तरह का क्यों जा रहा है, तासुर ये इसलिए जा रहा है। आजम तारड़ साहब के नाम पर आपको एतराज है, या आप लोग चाहते हैं कि नहीं पीपल्स पार्टी का ही आया अपोजिशन लीडर? देखिए, एतराज करना हमारा हक है, बिल्कुल है। अगर हमसे वो एग्री करते हैं और नाम चेंज करते हैं तो वेल एंड गुड। नहीं करते तो हम इस चीज पर कोई झगड़ा, लड़ाई, फसाद नहीं करेंगे। हमारा सजेशन है, आई होप दे टेक इट। इफ दे डोंट, वी आर स्टिल विद पीडीएम, वी विल स्टे विद पीडीएम। राइट। आप लोग जवाब कब देंगे पीडीएम को ताकि लॉन्ग मार्च की डेट फाइनल हो? इंशाल्लाह कुछ ही दिन में मेरे ख्याल से हमारी होगी सीसी की मीटिंग। सीसी की मीटिंग के 2 दिन बाद मेरे ख्याल से इनका इरादा है फिर से पीडीएम की मीटिंग करने का, और जो हमारा फैसला होगा वो उसको हम जाके आगे लेके जाएंगे
और जाके पेश करेंगे पीडीएम के इजलास में। लेकिन आप मुझे खबर क्या दे रहे हैं, क्या फैसला करेगी पीपल्स पार्टी? लॉन्ग मार्च करने का फैसला करेगी इस्तीफों के साथ, या फिर पीडीएम से अपने आप को जुदा कर लेगी? नहीं, किसी सूरत पीडीएम से हम जुदा नहीं होंगे, ना ही कोई और जमात जुदा होगी। पीडीएम इंशाल्लाह ताला कंसोलिडेटेड है और ऐसी रहेगा। ये एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है पीटीआई की तरफ से। अच्छा, पीटीआई दे रही है इम्प्रेशन? बिल्कुल, इम्प्रेशन पीटीआई ने दिया है और ये गलत इम्प्रेशन दिया है लोगों ने। नकवी साहब, क्यों दे रहे हैं आप ये इम्प्रेशन? बिला वजह खुश कर रहे हैं अपने आप को आप लोग? पता नहीं, आज मैंने सुना कि गाड़ी पंचर हो गई थी कहीं, वो भी पीटीआई नहीं करवाई थी। अच्छा। पता नहीं, अभी मेरे भाई जो है बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले करप्शन की है कि बड़ा बुरा लगता है कि जब कोई पैसे लेता है। मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब लियाकत जतोई साहब ने कहा था कि भाई 35 करोड़ में हमने कराची के सिंध के जो है वो सीटें बेची हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ था जब आपके मरी साहब, आपके पीटीआई के एमएलए, उन्होंने कहा था कि 70 करोड़ में सौदा हुआ है। ठीक है जी नकवी साहब। जी, मेरे ख्याल से पहली चीज तो ये है ना कि लियाकत जतोई साहब के स्टेटमेंट हो, तो मैं तो उस स्टेटमेंट को कंडेम करता हूँ बिकॉज वो प्रैक्टिकल प्रूफ पे नहीं था। इससे कि जिस पार्टी ने अगर 70 करोड़ में अपने ही कैंडिडेट्स को टिकट बेचने हो तो उसका तो जिक्र ही नहीं है ना। वो तो डोनेशन मांग ले, कुछ कर ले, और 10,000 तरीके हैं। तो ये जो सालपुर साहब कह रहे हैं दैट इज नॉट लॉजिकल। इलॉजिकल बातें करने के माहिर हैं। होश में कब होते हैं कब नहीं होते वो मुझे भी मालूम नहीं, तो इस वक्त शायद वो खुशी में ज्यादा है। खान साहब कब डोज में होते हैं और कब खान साहब को ओवरडोज। सर ऐसी बातें ना करें शो में, सर ऐसी बातें ना करें, पर्सनल अटैक्स ना करें। बस आप नकवी साहब, आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें कि आप लोग जो हैं इतने खुश कैसे हो गए? सालपुर साहब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जो कि मंजर यहाँ पे आई नहीं है, इसलिए मैं ये वरना मैं इनको ये जसारत करता भी नहीं। लेकिन जो चीज ने आंख से देख ली हुई हो उसको तो नहीं झुटलाऊंगा। चलिए छोड़े ना नकवी साहब, आप बताएं कि ये आप लोग तासुर दे रहे हैं कि पीडीएम खत्म हो गई, पीपल्स पार्टी अलग हो गई। थोड़ा कम करा दे खान साहब का। एक मिनट जी नकवी साहब। पीडीएम के मेरे अपना जाती ख्याल तो ये है कि अगर आप पहले के प्रोग्राम ले लें, शायद फैसल अजीज साहब के ही प्रोग्राम के अंदर ये बातचीत शुरू हुई थी जब पीडीएम बनी थी। तो उस वक्त ये कहा गया था कि ये गैर फितरी अलायंस है, जो अल्फाज आज फैसल अजीज साहब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर फितरी इसलिए है कि कभी भी एक जमात दूसरी जमात को आगे बढ़ने की सबकत नहीं देती, और इनके दिस इज द अलायंस ऑफ अपोनेंट्स अगेंस्ट एन अपोनेंट। सही, ठीक है, ये में भी दुश्मन रह चुके हैं। इन्होंने एक कॉमन दुश्मन ढूंढा है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन इनकी आपस की दुश्मनी कभी खत्म नहीं हुई है। और इनकी जो हम तो अभी इनके बने हैं ना 2.5 साल, उससे पहले तो ये सोचते ही नहीं थे। उससे पहले तो इन्हीं की तारीखी तौर पे दुश्मनी चलती आ रही है, और वो तारीखी दुश्मनी जो है उसका जिक्र फैसल अजीज साहब ने बड़े तफसीलन कर चुके हैं। मैं से कोई फायदा नहीं है। बात सारी के सारा नुकसान पीपीपी का, सारा फायदा पीएमएलएन का। पीएमएलएन ये नहीं चाहती कि पीपीपी का कद इतना बढ़ा दे कि वो पीएमएलएन को 30 नंबर पे ले आए। इनको कोऑपरेट नहीं कर सकती। इन्हीं ने ढूंढा मौलाना फजलुर रहमान को, पहले उनको लगाया लारे लप्पे पे कि आप लॉन्ग मार्च शुरू करें, और जब आप इस्लामाबाद 10 लाख लोग लेके पहुंच जाएंगे तो हम आके आपके कंटेनर पे आ जाएंगे। ना वो 10 लाख लोग आए, ना इन्हीं ने अपने हाथ से पूरे पहुंचे सपोर्ट। तो ये किस्सा कोई सिर्फ पीडीएम का नहीं है, उससे पुराना चल रहा है किस्सा, ये आज का मसला नहीं है। खुद बिलावल भुट्टो साहब जो है, जरदारी साहब, ये 7वीं मार्च है जिसका इससे पहले 6 मार्चें और खुद निकालने का ऐलान कर चुके हैं जो कभी नहीं। चले पॉइंट टेकन। आप ये कह रहे हैं कुछ नहीं बनना पीडीएम का, चले हुकूमत अगर इसी उसमें है तो ठीक है, ऑपोजिशन को छोड़ दें। असल जो चैलेंज है हुकूमत के लिए वो महंगाई है, बेरोजगारी है, इससे आप लोगों ने ज़रूर नब्ज़ आज़मा होना है। हुकूमत ने इस मामला को ठीक करना है। 2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल आपके पास हैं, अगर वोट दोबारा चाहिए तो ये मामला करना होगा। पॉइंट टेकन। फैसल साहब, मैं चाहूँगी आप लास्ट इस पर अपना पॉइंट दें, क्या नज़र आ रहा है आपको आगे सूरत हाल सियासी क्या बनती नजर आ रही है? पर अपना टॉपिक चेंज करना है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्राइसिस के अंदर हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पीडीएम में हैं
बज़ाहिर, लेकिन अमली तौर पर नहीं है। और जितने दानिशमंदाना फैसले हुए हैं वो ज़रदारी साहब ने किए हैं, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत हुई, क्राइसिस में मजबूत हुई है, अपनी गवर्नमेंट भी बचाई है, नायब के केसेस भी बचाए, अपने लोगों को भी बचाया, एस्टेब्लिशमेंट के करीब भी गई है और नून को आईना भी दिखाया, अपनी इज्जत भी बहाल की है। इज्जत से ज्यादा तो कोई चीज नहीं ना हमारे सिंध के कल्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जरदारी साहब ने जिस तरह की पॉलिटिक्स की है, बिलावल को लाके नंबर 1 लीडर के तौर पर आफ्टर इमरान खान अगले 5 साल वाले सिनेरियो के अंदर मरियम को कहीं पीछे छोड़ दिया, बिलावल इस वक्त टॉप लीडर हैं। तो जरदारी साहब ने बेहतरीन गेम खेला और हक़ाइक़ पर खेला है। मैं समझता हूं पीडीएम की अनाउंसमेंट हो नहीं हो, पीपल्स पार्टी अपने मफाद में बेहतरीन फैसले करती है हमेशा से। एक बार हमने देखा, और मैं बताऊं सबसे ज्यादा हुआ क्या है, पीडीएम से क्या हुआ, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की आज आप स्टैंडिंग देखें। उन्होंने तारीख की सबसे मुख्तसर तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने बताया कि हम मुलतवी कर रहे हैं, और वो इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रहे, सियासत में कहीं नजर नहीं आ रहे। मैं समझता हूं पीपल्स पार्टी गेम में वापस आ गई है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ वापस आ गई है, और उसका बेनिफिट जो है पीपल्स पार्टी को हुआ है और पीटीआई की गवर्नमेंट को भी हुआ है कि स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, महंगाई और इश्यूज और राइट, यही असल इश्यूज हैं। अगर इन इश्यूज पर बात नहीं होगी तो फायदा नहीं है ना, कि अगर आवाम के लिए आपने बात नहीं करनी किसी सियासी जमात में तो फिर कोई फायदा नहीं है सियासत का। खैर मैं आगे बढ़ती हूँ, एक और मामला है जी, और सिंध हैं वो अपनी मुस्तकिल नौकरी को मुस्तकिल करने के बाद धरना दे के बैठे हैं, 17 रोज हो गए हैं, और एक बार फिर खबर आई कि उन्होंने एक बार फिर धरना दे दिया है। और अब ये भी हुआ कि जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन थी उन्होंने टेस्ट की तारीख भी दे दी, तारीख को मुलतवी किया, महकमे दाखिला खत भी आ गया, लेकिन टीचर्स अपने मामलात से, अपने मुतालबात से पीछे नहीं हट रहे हैं। क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे राव अफनान से जानेंगे। राव अफनान, क्या बताएंगे, ये धरने की सूरत हाल क्या है, एहतजाज जारी है, अभी तक मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब नहीं हुए? जी बिल्कुल, आईबी हेडमास्टर का सिंध असम्बली के सामने तीसरे रोज भी धरना जारी है। 1 मार्च से कराची प्रेस क्लब पे ये सरापा एहतजाज थे, सुनवाई ना होने पर इन्होंने सिंध असम्बली की जानिब रुख किया। गुज़श्ता रोज जो है जब वज़ीर आला उसकी जानिब पेशकदमी करने की कोशिश की गई तो पुलिस और असातिज़े के दरमियान झड़प भी हुई, जिसके नतीजे में असातिज़ा जख्मी। तो हमारे साथ पहले ख़वातीन असातिज़ा, उनसे बात करेंगे। मैडम ये बताएं, महकमा तालीम से ताहाल किसी ने कोई रब्ता किया, कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? क्योंकि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने इम्तिहान की जो तारीख थी उसे मुलतवी कर दिया है। महकमा दाखिला का एक खत भी सामने आया कि इम्तिहानात नहीं होने चाहिए, आलमी वबा कोरोना वायरस फैलने का खदशा है, क्योंकि उम्मीदवारों की जो तादाद है वो 30,000 से ज़ायद है। इस हवाले से ताहाल कोई रब्ता हुआ है? राब्ता तो हमसे कोई भी किसी ने नहीं किया, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर ने हमने पहले दिन जब यहाँ मूव किया था तो हमारे लीडर्स को वहाँ पे मुज़ाकरात के लिए बुलाया, और बुला के वो कहने लगे कि मुझे आपकी ये बात भी नहीं सुननी, आपकी ये बात भी नहीं सुननी। अरे जब नहीं सुनना था तो हमें क्यों बुलाया? और उसके बाद फिर जो भी हमने मुतालबा रखा है उन्होंने कहा पूरा मुतालबा तो क्या, आधा भी नहीं मान सकते। जब नहीं मान सकते तो हमें क्यों बुलाया? और कुछ भी वो बिल्कुल हमें उन्होंने क्लियर कट का जवाब दे दिया कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा तुम लोगों के लिए, लेकिन तुम लोग यहाँ से प्रोटेस्ट ख़त्म करके उठ जाओ। सर ये बताएं, जो गुज़श्ता रोज़ पुलिस की जानिब से ख़वातीन असातिज़ा पे तशद्दुद किया गया, जिसके नतीजे में 3 ख़वातीन असातिज़ा ज़ख्मी भी हुई, एक खातून बेहोश भी हुई, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं उसके परज़ोर मज़म्मत करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये हमारी बहनें क्या, ये सिंध की बेटियाँ नहीं हैं। तकरीबन साल पहले उन्होंने करप्शन की थी और उन्होंने खाली इस्लामाबाद लेके जा रहे थे तो इन्होंने पूरा आसमान सर पे उठा दिया था कि सिंध की बेटी के साथ नाजायज़ हो रहा है। क्या ये सिंध की बेटियां नहीं हैं? क्या इनके साथ जो कल और परसों जो रवैया रखा गया है? अफनान, बहुत शुक्रिया तालबा एंड टीचर्स का कि जो खवातीन असातिज़ा के साथ यहाँ पर हुआ, क्या वो सिंध की बेटियां नहीं हैं? क्या वो अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर रही? हुकूमत सिंध क्या कर रही है? सिंध हुकूमत का क्या प्लान है? इनकी जॉब मुस्तकबिल करने का जो इनका मुतालबा है वो क्या पूरा होगा, कब होगा? तालपुर साहब, ये धरना दोबारा हो गया है, बैठ गए ये लोग, और ये जब तक नहीं उठेंगे जब तक इनका मुतालबा पूरा नहीं होगा। आप लोग क्या सोच रहे हैं, सिंध हुकूमत क्या करेगी इन टीचर्स के लिए? जी, इनकी ये बहुत जायज़ इनकी डिमांड है, कोई नाजायज़ डिमांड नहीं, और मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत को और हमको इनकी डिमांड्स को पूरा करना चाहिए। से मसला हल हो जाएगा। सीएम साहब ने टास्क दिया है सईद गनी साहब को कि इस मसले को हल करके दें और इनकी जो भी चीजें पूरी कर सकते हैं करके दें, क्योंकि कहना तो बहुत आसान होता है ना, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में होती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हमारे हाथ में नहीं है, उसकी तरफ से रुकावट होती है। तो आई एम श्योर द मैटर विल बी सेटल्ड वेरी सून। तो ये कब तक हो जाएगा, क्योंकि अभी तो काफी दिन हो गए धरना देके बैठे हैं टीचर्स? मैं खुद उम्र हूँ 2 दिन से, मैं अभी बात करूंगा सईद गनी साहब से और सीएम साहब से, कोशिश करते हैं कि आज ही इनके
इनका धरना तो कम से कम खत्म करा के इन्हें कोई टाइमलाइन देनी चाहिए जिसमें इनकी डिमांड पूरी हो। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और ज़रूर इस पे हुकूमत को फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। नकवी साहब, ज़ाहिर है आप लोग यहाँ पर अपोजिशन में, ये धरना जारी है, ये अपने मुतालबात के लिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं मुल्क में जब कोई भी तबका फ़िक्र के लोग आते हैं, एहतजाज करते हैं, उन पर जिस तरह तशद्दुद होता है, जिस तरह उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, ये अजीब अलमिया है हमारे मुल्क का। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसके अंदर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत फर्क है। पहली चीज ये कि मुतालबात क्या है। अब किसी ने मुतालबात का तो जिक्र नहीं किया। मुतालबात जायज भी होते हैं, नाजायज भी होते हैं। तो जॉब मुस्तकिल करने का मुतालबे को आप कैसे देखते हैं? जी, मैं बता रहा हूँ, ये सोचिए कि सिंध के बच्चों के साथ कितनी बड़ी ज्यादती होगी कि ऐसे लोगों को मुस्तकिल कर दिया जाए जो उसके अहल ना हो। इनसे कहा जा रहा है कि टेस्ट लें, इससे कि ये टेस्ट का सिलसिला शुरू किया गया है। केपी के अंदर तकरीबन 6000 लोगों को हमने टीचर्स को इसलिए हटाया था कि वो केपेबल ही नहीं थे, वो इम्तिहान नहीं पास कर सकते। मेरा ज़ाती तजर्बा सिंध के स्कूलों में जाके ये है कि मैंने पूछा कि लियाकत अली खान कौन है, तो हिस्ट्री का टीचर मुझे ये नहीं बता सका। अच्छा। मैंने पूछा इंसाइक्लोपीडिया क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये एक डायनासोर का नाम है। अच्छा। मैंने मैथ्स के सवाल पूछे तो वो उसका जवाब नहीं दे सकते। और ये बात आप कहीं भी मालूम कर लीजिए, सिंध के अंदर कोई भी नौकरी आती है तो वो बिकती है, वो बिकती है, और जिन्होंने पैसे लिए हैं उनके भेद खुलेंगे। इससे कि ये लोग वो हैं जिन्होंने पैसे दे के नौकरियां। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जरा देखना होगा कि कौन लोग हैं और क्या मुतालबा कर रहे हैं। जितने अहल लोग हैं, सही, उनको सबको परमिट किया जाए। सही है। जो टेस्ट मैं समझता हूँ मेरिट पे होने चाहिए, अपॉइंटमेंट्स। ये नहीं हो सकता कि एहतजाज करके हर आदमी को जो है वो परमानेंट कर। चलें, बड़ी अच्छी आपकी बात है, बड़ी अच्छी मुझे आपकी बात लगी। आपने यहाँ पर एक अच्छा, एक पॉजिटिव नैरेटिव अपना दिया कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो शख्स आए वो एहतजाज करके अपनी बात मनवा ले, मेरिट पर फैसले होने चाहिए, मेरिट पर मुस्तकिल होना चाहिए। जी फैसल साहब। असल में ये नैब में केस है, तनख्वाहें कौन कौन से जाली लोग हैं, कितने जाली टीचर्स हैं। हाँ। ये जो बात है नकवी साहब ने कम बात की है, ये इससे बड़ा केस है। इनके जो सिंध के मिनिस्टर थे उनके खिलाफ नैब का केस बना हुआ है। नौकरियां बिकी हैं, लोगों को लिखना बोलना नहीं आता। यही जो अभी अफनान बात कर रहे थे, लोगों से उनके सब्जेक्ट पे बात करना शुरू कर दें, किस सब्जेक्ट के टीचर्स हैं। ये अगर ये मुस्तकिल हो गए, सिंध के बच्चों का मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। अगर ये टेस्टिंग सिस्टम के तहत नहीं आएंगे, टीचर्स होने चाहिए। सही, टीचर्स पॉलिटिकल वर्कर नहीं होने चाहिए किसी भी पार्टी के हों। ये हमारे यहाँ बड़ा खतरनाक हो रहा है। मुझे तो ये इतराते हैं कि ये जो एहतजाज हो रहा है ये प्लान्ड एहतजाज है। आप मुजाहरा करें, हम एक्शन लेकर आपको परमानेंट कर देंगे। ओ भाई, इसको बिल्कुल बहुत क्लियरिटी के साथ कमेटी बना के, पार्लियामेंट के मिनिस्टर साहब काफी नहीं है, पार्लियामेंटेरियन कमेटी बने, सारे लोग उसके अंदर हों, टेस्टिंग सिस्टम हो। इनके साथ ज्यादती भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिंध के लोगों के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। उनके मुस्तकबिल जो है बच्चों को फिल्टर करना चाहिए। ये बहुत खतरनाक है। ये प्लान प्रोटेस्ट हो रहा है जो पॉइंट टेकन, ये प्लान है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरिट पर फिल्टर करना चाहिए लोगों को कि कौन है जो अहल हैं, उनको मुस्तकिल करे। सिंध हुकूमत को वाक़ईतन इस पर ज़रा टाइम लेकर सोचना होगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का, फैसल अजीज़ खान साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, तहमूद तालपुर साहब, तो बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर कोरोना पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। ग्राफ बढ़ रहा है, ये जो शरह है मुस्बत केसेस की अब ये 7% से भी बढ़ गई है, और कई जगहों पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया, कई शहरों में, कई इलाकों में। और आज असद उमर साहब का ये कहना है कि अब ये सोच रही है हुकूमत कि अगर ये हालात इसी तरह चलते रहे और शहरियों ने ताउन ना किया तो हमें एक बार फिर सख्त लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल महमूद साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का डॉक्टर साहब। कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी है। वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन ज़ाहिर अभी वैक्सीन लग रही है, अभी बहुत सारे लोगों को लगनी है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, हुकूमत तो कह रही है कि हम लॉकडाउन लगा देंगे। आप एक डॉक्टर हैं, आप क्या समझते हैं अभी हुकूमत को क्या फैसले करने चाहिए लोगों की सेहत को देखते हुए? देखिए, थैंक यू बताने का। आई थिंक जो हुकूमत फैसले कर रही है कि आहिस्ता आहिस्ता अपना लॉकडाउन का सिलसिला बढ़ा रही है, जो मूवमेंट कम कर रही है, और जहाँ जहाँ केसेस ज्यादा आ रहे हैं वहाँ पे सख्ती ज्यादा है, तो आई थिंक यही इसका तरीक़ेकार है। और आई थिंक इसी रेट्स को देखते हुए ही जो हालात है उसी तरह से
हमको इससे लड़ना है। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन फैसल साहब ये एक अजीब सूरत हाल है। लोग ये हैरान हैं कि वैक्सीन आ गई है, लोगों को वैक्सीन लगना भी शुरू हो गई, लेकिन कोरोना जो है वो म्यूटेट हो रहा है, नई नई शक्लें बदल कर आ रहा है, सिम्टम्स भी नए हो गए हैं। क्या वाकई ऐसा ही है? नहीं जी, तो सिम्टम्स तकरीबन वही हैं, सिम्टम्स में कोई खास तब्दीली नहीं आई है पुराने कोरोने और नए कोरोने में। और जो म्यूटेट हुआ है, इस म्यूटेशन से बस ये है कि ये वायरस थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, इससे अमात की शरह थोड़ी सी ज़्यादा है, मगर याद रखें हर वायरस म्यूटेट करता है, ऐसा ये कोरोना की कोई खास बात नहीं है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये हर वायरस जो है थोड़ा तब्दील होता रहता है। तो आपको क्या लगता है, क्या लॉकडाउन होना चाहिए? आप एक डॉक्टर की ऐसे समझते हैं कि ये पाबंदियां बढ़ानी चाहिए अभी फिलहाल हुकूमत को, या नहीं? So देखिए, आई डोंट थिंक लॉकडाउन होना चाहिए, आई थिंक और पाबंदी ऑब्वियसली हमको बढ़ानी चाहिए, बट इसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि हम लोग भी एहतियात करें, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। ये हर चीज गवर्नमेंट पे छोड़ना है, ये तो फेयर नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि लोग हमारे इस तरह से सीरियसली टेकअप करें? वो तो वैक्सीन को सीरियस नहीं ले रहे। So, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आई थिंक इसी तरह से मीडिया में इसको सामने लाने, लोगों को शूर करना कि भाई आपके केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, एहतियात करें, ये बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे से, और उनका ये ज़ाहिर अपना पूरा एक लोगों को जो है वो सीरियस होना पड़ेगा, लेकिन कैसे होंगे, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचू साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका अज़रा पेचू साहिबा। डॉक्टर साहब ये बताएगा कि इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है और इस तरह कोविड बढ़ रहा है, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो क्या सिंध में जो बच्चे हैं क्या उनमें भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है? क्या उनमें भी हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, कोरोना बच्चों में जब स्कूल खुलेंगे तो ज़रूर फैलेगा। टीचर्स जो हैं वो भी इन्फेक्टेड हो जाती हैं और वो भी पास ऑन कर सकते हैं बच्चों को, और बच्चे आपस में जब खेलते हैं तो उनमें कोरोना जो है एक दूसरे को लग सकता है। तो डॉक्टर साहब अभी स्मार्ट लॉकडाउन हुआ है, ज़ाहिर कई इलाकों में हुआ है, सिंध के भी, कराची के भी, लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन होता है हम देखते हैं फिर दोबारा से कोविड फैलना शुरू हो जाता है। हल क्या है इसका कि कोविड को कम किया जा सके? सिवाय मास्क पहनने के और सोशल डिस्टेंसिंग करने के और हाथ बार बार साबुन से धोने के और सैनिटाइज़र यूज़ करने के, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि अगर हम 70% वैक्सीनेशन कर लें तब जाके हर्ड इम्यूनिटी में की वजह से थोड़ा हमें कुछ जो है कोविड से निजात मिल सकती है, पर इसका भी कोई एश्योरेंस नहीं है, और इस वजह से और कोई तरीका नहीं है सिवाय ये कि हम मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और बार बार हाथ धोएं। बहुत शुक्रिया आपका वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचू साहिबा। गुफ्तगू करेंगे, कोई हल नहीं है, स्मार्ट लॉक लगाएं या फिर मुकम्मल लॉकडाउन लगाएं, आप हाथ धोएं और मास्क पहनें और फासला रखें, इसी तरह हम कोरोना से बच सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।